बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कैसी तबीयत आप लोगों की? मेहनत कर रहे हो? हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका आज है लेक्चर नंबर 93। ठीक है, तो ये जो आज चैप्टर पढ़ने लगे हैं, ये इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक तो आप ये याद कर लो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लाइफ साइकिल पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब भी लाइफ साइकिल पढ़ें तो उसमें होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आप पढ़ चुके हैं। एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, दूसरा गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। तो एडियंटम को अल्लाह ताला ने खास खूबी से नवाजा है कि इसका गैमेटोफाइट भी ऑटोट्रोफिक होता है और स्पोरोफाइट भी। यानी गैमेटोफाइट ग्रीन इन कलर कैरिंग द क्लोरोप्लास्ट टू फोटोसिंथेसिस occur in it. Sporophyte which is the major plant body which is also involved in the photosynthesis. यानी इसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ग्रीन इन कलर, दोनों में फोटोसिंथेसिस होती है। लिहाजा देखो, एक मैंने टर्म लिखी है, इसको आप याद करने की कोशिश करें। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लो का मतलब होता है डिप्लॉयड और हेप्टो का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो, यानी इसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल होगी। और जैसे स्पोरोफाइट है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होंगे, जबकि गैमेटोफाइट में क्रोमोसोम के नंबर आधे होंगे। इसलिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसको कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अब दो हिस्से हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के करने हैं। पहला हिस्सा है स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरा हिस्सा है गैमेटोफाइट जनरेशन। ये मैंने लिखा है, गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन। ये चंद पॉइंट है जो अगर आपने अच्छी तरह याद कर लिया, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। पहले मैंने लिखा है स्पोरोफाइट जनरेशन, दैट इज डिप्लॉयड जनरेशन हैविंग द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या होगी? डिप्लॉयड जनरेशन, या इसमें 2n या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और इसमें स्पोरोफिल्स होंगे। देखो, स्पोरोफिल्स आपने क्या पढ़ा था कि ऐसे लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हो जाए उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। लीव्स ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड, ऐसे पत्ते जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगती है। तो ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर ही स्पोरेंजिया मौजूद होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्पोरोफिल्स। बहुत अच्छी तरह आप याद कर लोगे, स्पोरोफिल्स लीव दैट कैरी द स्पोरेंजिया। ऐसे पत्ते जिन पे स्पोरेंजिया मौजूद होती है उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सोराई, इसकी सिंगुलर होती है सोरस। इससे पहले भी ये पढ़ा था हमने कल वाले लेक्चर में कि सोरस क्या है। सोरस या सोराई जो लीफ होते हैं वो ग्रीन इन कलर। देखो, यहां मैंने ब्लू कलर शो कर दिया, लेकिन ये ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर के ये लीफ होते हैं, इसके ऊपर लगती है सोरस। सोरस क्या है कि इस सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होती है। जब ये सोरस पक जाती है तो इसका कलर हो जाता है डार्क ब्राउन या ब्लैक। जब ये पक जाती है सोरस का कलर क्या हो जाता है? कलर हो जाता है ब्लैक और डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर। ठीक, यानी जो स्पोरेंजिया का क्लस्टर होगा उसको हम कहेंगे सोरस। ये जो एक सोरस है इसमें क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, यहां लिख देते हैं क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस। जब सोरस पक जाएगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक या डार्क ब्राउन हो जाएगा। अब एक और चीज है कि जो पत्ता होता है ना, जरा गौर से समझिएगा कि पत्ते के नीचे ये स्पोरेंजिया लगी हुई होती है। स्पोरेंजिया विच इज लोकेटेड एट द लोअर साइड ऑफ द लीफ, और लीफ का किनारा बेंड हो जाता है ताकि वो उसको सोरस को
या आप समझ स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करे। स्पोरेंजिया विच इज प्रोटेक्टेड ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द मार्जिन ऑफ द लीफ विच इज नोन एज फॉल्स एंडोसियम। ये भी आप अच्छी तरह पॉइंट याद कर लो। फॉल्स का मतलब होता है कि ये प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं करती लेकिन टेम्परेरी होती है। तो एंडोसियम मैंने क्या कहा कि लीफ दैट कैरी द स्पोरेंजिया, मार्जिन ऑफ द लीफ दैट विल बेंड इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल प्रोटेक्ट द स्पोरेंजिया। और ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट स्पोरेंजिया इज कॉल्ड इंडोसियम। याद हो गया? आगे एक और पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कैप्सूल। स्पोरेंजिया को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया क्योंकि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको कैप्सूल भी कह देते हैं। तो जो कैप्सूल ये स्पोरेंजिया की, क्योंकि कैप्सूल स्पोरेंजिया हो गया ना, इसकी बाहर वाली दीवार क्या होती है? थिन लेयर ऑफ द सेल वॉल। यहां से मेरा ख्याल हम डायग्राम पे आ जाते हैं, यहां से समझते हैं। ये एक पौधा है, पूरा पौधा क्या है? एडिएंटम। एडिएंटम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो राइजोम पे मुश्तमिल होता है। राइजोम से एडवेंटिशियस रूट निकलती है और यंग लीफ हो सकता है, और वो डंडी जिसके ऊपर पत्ता लगता है उसको हम कहते हैं स्टाइप, और दरमियान में जो रग होती है या मिड रिब टाइप उसको हम कहते हैं रेकस, उसके ऊपर पेनियोल या पिन्नी लग जाते हैं। ठीक है। और ये जो लीफ होते हैं ये लीफ डाइकोटोमस विनेशन। डाइकोटोमस का मतलब होता है ये देखो हर जगह से ये दो शाखा हैं, ऐसे दो दो शाखें बनती जाती हैं और ग्रीन इन कलर। इसके मार्जिन पे किनारों पर क्या बन जाएगी? सोरस। सोरस क्या पड़ा? देखो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया पड़ा है, और जब ये पक जाती हैं तो इनका कलर ब्लैक या डार्क ब्राउन हो जाता है। ठीक है। और ये जो सोरस होती है इसके अंदर चूंकि स्पोरेंजिया होती है, स्पोरेंजिया को ही कैप्सूल कहते हैं। उस कैप्सूल के बाहर थिन सेल वॉल होती है, ये वो कैप्सूल दिखाया, और नीचे मल्टी सेलुलर स्टॉक होता है। मल्टी सेलुलर स्टॉक, इसको आप अच्छी तरह समझ लोगे। क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एनुलस और स्पोरेंजिया, तो आपने याद करना है। यह नीचे बच्चों इसका स्टॉक है, और इसमें तकरीबन 3/4 का मतलब यह हो गया कि ये एनुलस होता है। अगर चार हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से सिर्फ एनुलस है। ये एनुलस की वाल है, या सेल वाल की बाहर की दीवार है, या स्पोरेंजिया की बाहर की वाल है, या कैप्सूल की बाहर वाली दीवार है। तो ये आप देखो इसके अंदर ऐसे लाइनें लगी हुई हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियल वेव्स कह सकते हैं। देखो यहां कहीं मैंने लिखा भी होगा, ये रेडियली, एनुलस और रेडियली। आपने ये दो लफ्ज अच्छी तरह समझने, एक रेडियली और दूसरा टेंजेंशियली। दूसरा क्या पढ़ना? टेंजेंशियली और रेडियली। देखो मैं यहां एक डायग्राम बनाता हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे हो, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल, इसके अंदर ये पार्टीशन हो इस तरह, और सेंटर वाली दीवार मोटी हो जाए, ये इसको हम कहते हैं रेडियल स्ट्रक्चर। ये रेडिएट बन गया ना, लहरें बन गई, इसलिए इसको हम कहेंगे रेडियल स्ट्रक्चर या रेडियली अरेंज स्ट्रक्चर। एनुलस आर रेडियली अरेंज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके नीचे वाला हिस्सा जो नीचे वाले बाकी अंदर वाले हिस्सों से अटैच हो, ये क्या हो जाता है? अगर ये अंदर वाला हिस्सा थिक हो जाए, ये हिस्सा थिक हो जाए, आपकी बुक में लिखा है कि इंटरनली स्ट्रक्चर दैट इज थिक। अब इस थिक, ये तो हो गया रेडियली या रेडियल स्ट्रक्चर। जो अंदर वाला थिक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? टेंजेंशियली स्ट्रक्चर। तो ये अंदर वाला जो मोटा स्ट्रक्चर है ये क्या बन गया? टेंजेंशियली या टेंजेंशियल स्ट्रक्चर। टेंजेंशियली मैं एक दफा और बताने लगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये रेडियल हो गया,
और नीचे वाला थिक स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियली। याद हो गया? ठीक है। अब ये ऊपर वाला कदरे मोटा है इसकी निस्बत, तो ये सेल वाल हो गई, रेडियली रेंज हो गया, ये पूरा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये स्टोमियम कहलाता है। जब ये स्ट्रक्चर पक जाता है तो ये लिप की तरह फट जाता है। सेंटर में ये स्ट्रक्चर, यहां मैंने स्टोमियम लिखा है, लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखो मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, ये हो गया लिप लाइक स्ट्रक्चर, यहां से फट जाएगा। जब ये पक जाएगा ये कितना हिस्सा होगा? ये होगा 1/4, और ये क्या था एनुलस? 3/4, यानी 3 हिस्से एनुलस होगा और 1 हिस्सा होगा स्टोमियम। जब ये रप्चर हो जाएगा, यानी पहले तो राइपेंड होगा, आफ्टर राइपेंड दे विल रप्चर फ्रॉम द स्टोमियम, स्टोमियम से ये फट जाएगा। जब फटेगा तो अंदर से क्या होगा? स्पोर निकलेंगे, यानी इसके अंदर मियासिस होगी। मियासिस के बाद स्पोर्स शेड होंगे। ये देखो अंदर से स्पोर पैदा। जब स्पोर मियासिस से पैदा होंगे तो क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो जाएगी? हाफ। यहां से रप्चर होने के बाद इससे क्या रिलीज होना है? स्पोर। ये यही स्ट्रक्चर दिखा है इसमें से, ये देखो सोरस जैसे बताई थी कि ये स्पोर्स गिर रहे हैं, और स्पोर में क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 1n। ये स्पोर कैसे डिस्पर्स होंगे एक जगह से दूसरी जगह? दे विल डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, हवा के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। अगर ये नमी वाली जगह पे गिर जाते हैं, जहां पानी वगैरह है, ये मॉइस्चर है, नमी वाली जगह है, तो ये ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब ये स्पोर ग्रो करेंगे, चूंकि इनमें क्रोमोसोम की तादाद 1n है, यानी यहां से क्या प्रोसेस शुरू हो गया? हैप्लॉइड जनरेशन। ये यहां मैं लिख देता हूं कि मियासिस के बाद इसमें प्रोसेस हो गया हैप्लॉइड, 1n बल्कि लिखा हुआ है हैप्लॉइड। इससे बनेगा प्रोथैलस। ये प्रोथैलस या इसका गेमिटोफाइट, यानी स्पोर्स विल ग्रो देन प्रोड्यूस गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर। जो गेमिटोफाइट है ये फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, थिन होगा, उसके बाद दरमियान से मोटा होगा, किनारों से पतला होगा, एज लाइक अ कुशन। आपने कुशन देखा होगा, वो मार्जिन से कुशन जो होते हैं, कुशन के किनारे वो बारीक होते हैं। इसी तरह थैलस के जो मार्जिन होते हैं 1 सेल थिक और दरमियान से मैनी सेल थिक। ठीक है, ग्रीन इन कलर। अगर ये ग्रीन कलर का तो इसका क्या मतलब है? इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। हार्ट की शेप का होता है, यानी दिल की शक्ल का, और मोटा, दरमियान से थोड़ा मोटा कुशन की तरह, मार्जिन उसके पतले। आप रोज सुराने पे सोते हो ना कुशन पे, दरमियान से मोटा होता है, साइडों पे आप देखें वो बारीक होता है। इसी तरह ये भी किनारों से 1 इंच 1 सेल मोटा होता है और दरमियान से मैनी सेल थिक होता है। ये वैसे मैंने लिख भी दिया आपके लिए कि 1/3 ऑफ एन इंच। वो साइज कितना? 1 इंच का, यानी तीसरा हिस्सा होता है। स्मॉल, फ्लैट, हार्ड शेप, ऑटोट्रॉफिक। एक इसमें चीज देखो मैंने लिखी है नॉच। इसमें क्या होती है? नॉच। ये जो एंटीरियर पार्ट, इंटीरियर डिप्रेशन या डिप्रेशन विच इज लोकेटेड एट द एंटीरियर साइड विच इज नोन एज नॉच, इसको क्या कहना है? एपिकल नॉच भी कहते हैं। एपिकल नॉच, इसका काम क्या होता है? यहां से ग्रोथ शुरू होती है, यानी ग्रोथ विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉच। नॉच याद हो गया। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। इट इज मोनोइशियस। देखो, एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ द सेक्सेस, अगर एक जानदार मेल के तौर पर भी एक्ट करे, फीमेल के तौर पर भी एक्ट करे, उसको हम कहते हैं मोनोइशियस। एन इंडिविजुअल हैविंग द बोथ सेक्सेस, यानी इसमें आर्चिगोनियम भी मौजूद है और इसके अंदर वो एंथ्रीडियम भी मौजूद है। आप यूं समझ लें, यहां इसका कौन सा पार्ट होगा? ये फीमेल पार्ट और ये नीचे मेल पार्ट, या इसको आप कह लें ये इसकी आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम की जमा आर्चिगोनिया, और यहां नीचे एंथ्रीडियम। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई कि नीचे क्या होगा? डिस्पर्स ऑफ द एंथ्रीडिया, डिस्पर्स ऑफ द एंथ्रीडिया एट द लोअर साइड एंड आर्चिगोनिया विच स्प्रेड आर डिस्पर्स एट द एंटीरियर साइड। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, ये स्ट्रक्चर भी पता चल गया।
अब इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होगी? रिप्रोडक्शन में एक तो मैंने बता दिया मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ द सेक्सेस, मेल के तौर पर भी एक्ट करे एंड फीमेल के तौर पर भी एक्ट करे, उसको हम कहते हैं मोनोइशियस। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि जो आर्चिगोनियम होती है, ये आर्चिगोनियम मैंने बनाई है। आर्चिगोनियम के होते हैं दो हिस्से, एक को हम कहते हैं वेंटर और दूसरे को कहते हैं नेक। अब आप देखिए कि वो हिस्सा जहां एग मौजूद है, ये देखो एग इसके अंदर मौजूद है ना, इस हिस्से को हम कहेंगे वेंटर। और ये जो नेक वाला हिस्सा ऊपर वाला यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाएगी नेक। अब हिस्सा हो गया नेक एंड विंटर। और आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनता है आपको पता, एग बनता है, लेकिन ये एग किस तरह बनेगा? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, क्योंकि इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद है, प्लाइड है, 1n है। इसी तरह ये स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम, ये पूरा आर्चिगोनियम है ना, और इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम है। ये जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म्स या एंथ्रोजोइड्स। स्पर्म भी इसको कहते हैं या एंथ्रोजोइड। ये एंथ्रोजोइड इस एंथ्रीडियम से निकलकर हवा के जरिए कहां पहुंच जाएंगे? दे विल एंटर इनटू द आर्चिगोनियम विद द हेल्प ऑफ नेक। आर्चिगोनियम की नेक के जरिए अंदर चले जाएंगे, अंदर जाके एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। जब ये एग के साथ फ्यूज होंगे तो आपको पता क्या करेंगे? ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? देखो, आर्चिगोनियम दैट विल प्रोड्यूस एग एंड एंथ्रीडिया दैट विल प्रोड्यूस स्पर्म। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग। स्पर्म फ्यूज विद द एग, इसमें भी 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दैट विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट विच इज आल्सो नोन एज oospore। oospore बन गया, ये जाइगोट बन गया। चलो, ये जाइगोट बन गया। ये जाइगोट कहां बना? जाइगोट दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर बन गया, ये आर्चिगोनियम के अंदर बना और माइटोसिस के जरिए से ये सेल डिवाइड, जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड, देन फॉर्म द एम्ब्रियो। जाइगोट, ये जो जाइगोट होगा प्यारे बच्चों, जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड चेंज इनटू एन एम्ब्रियो। ये क्या बना देगा? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो एम्ब्रियो है इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद कितनी? डिप्लॉयड है। ठीक है, डिप्लॉयड है। तो इस एम्ब्रियो के, ये एम्ब्रियो ये बन कहां रहा है ये आपको पता है? देखो, आर्चिगोनियम इसके अंदर है ना, इसी के अंदर, यानी गेमिटोफाइट के अंदर आर्चिगोनियम मौजूद है, यहां एंथ्रीडियम मौजूद है। एंथ्रीडियम से स्पर्म निकलकर आर्चिगोनियम के अंदर चले जाएंगे, वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। यानी फर्टिलाइजेशन ये गेमिटोफाइट के अंदर ही हो रही है। और ये वही गेमिटोफाइट दिखाया, इसके नीचे राइजोइड्स लगे होते हैं। यहां देखो, ये राइजोइड लिखे हैं, जिसकी मदद से इस जमीन में व्यवस्थित हो जाता है, वहां से पानी नम क्या जज्ब करते हैं। तो इस एम्ब्रियो से आगे यंग लीफ बनेगा, लीफ ऑफ द यंग, ठीक है ना, लीफ ऑफ यंग स्पोरोफाइट। ये गेमिटोफाइट था, ये जो रेड वाला बनाया ये गेमिटोफाइट से अब क्या बन गई? एपिकल नोच से या इस हिस्से से क्या चीज ग्रो होगी? लीफ ग्रो करना शुरू कर देगा, यंग लीफ। जो यंग लीफ बनता है वो आपको पता है कि क्वाइल्ड लीफ होता है। ये पहले क्वाइल्ड लीफ होता है। इस तरह ये गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब गेमिटोफाइट से क्या बन गया? स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट में क्रोमोसोम की तादाद कितनी थी होती? 1n। स्पोरोफाइट में तादाद है 2n। इसीलिए हमने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उम्मीद है आप इस टॉपिक को अच्छी तरह याद कर लोगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। विद द बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज।